हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPAG 172 यानी शासन मुद्दे और चुनौतियां। अगर आप इस पेपर कोड का गेस्ट पेपर या असाइनमेंट परचेज करना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना कोई भी पेपर कोड सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ से गेस्ट पेपर एंड असाइनमेंट्स को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको हमारी वेबसाइट पे हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर भी शो हो जाएगा। आप हमें व्हाट्सअप करके भी असाइनमेंट्स एंड गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी कोर्सेज के फ्री PDF अवेलेबल मिलते हैं और साथ ही साथ क्लास की अपडेशन मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का एक मूल्यांकन कीजिए। पंचायती राज भारत में ग्रामीण क्षेत्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसे भारत में 73वें संविधान संशोधन यानी 1992 के बाद संवैधानिक दर्जा मिला। इसका उद्देश्य में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना और स्थानीय विकास को तेज करना। यह प्रणाली 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति जिसको हम ब्लॉक स्तर के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है जिला परिषद। अब हम बात करते हैं कार्यप्रणाली की। कार्यप्रणाली जो है हमारी वो है कि इसके अंदर जो पंचायती राज की जितनी भी संस्था है वो किस प्रकार से प्रशासन करती है या उनका जो कार्य है वो क्या है। अगर हम बात करें पंचायती राज संस्थाओं की, तो पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली जो होती है वो मुख्यतः हमारे प्रशासन, विकास कार्य और जनप्रतिनिधित्व पर आधारित होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत गांव की छोटी समस्याओं को हल करती हैं, जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर योजनाओं का समन्वय करती है और जिला परिषद जिला स्तर पर नीतियां और विकास की निगरानी करने में सहायता करती हैं। सभी पंचायत के सदस्यों प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। इसके अलावा महिला और पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित सीटें हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों को एक भागीदारी का अवसर मिले। और पंचायत को कर वसूलने और स्थानीय योजनाओं का बजट बनाने का अधिकार भी दिया गया है। अगर हम कार्यप्रणाली की बात करें तो ये पंचायती राज में क्या होता है, ये मुख्यतः इसका जो प्रशासन है और कार्य विकास है वो जनप्रतिनिधित्व पर आधारित होता है। ग्रामीण स्तर की बात करें तो गांव के अंदर जितनी भी समस्याएं होती हैं छोटी, जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जितनी भी समस्याएं होती है इस पे ये कार्य करती है, नीतियां बनाती हैं और विकास कार्यों की भी निगरानी ये करती है। अगर हम बात करें इसके आरक्षण की, तो इसमें महिलाओं को भी आरक्षित किया गया है। सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए भी और पिछड़े वर्गों के लिए भी, जिससे समाज के अंदर सभी को भागीदारी का अवसर मिले। और जितनी भी हमारी पंचायत है वो क्या कर रही है, कर वसूलने का कार्य भी करती हैं। और इसके साथ साथ जितनी भी हमारी स्थानीय योजना है या बजट बनाने का जो अधिकार है वो भी किसको मिलता है, पंचायत को मिलता है। अगर हम बात करें सकारात्मक पहलू की, तो कार्यप्रणाली के जितने भी सकारात्मक पहलू हैं वो कौन कौन से हैं, ये जान लेते हैं। तो पहला जो पहलू है वो है स्थानीय भागीदारी को बढ़ाना। जो हमारी पंचायत है, पंचायत के माध्यम से क्या हो रहा है कि जितनी भी हमारी ग्रामीण जनता है वो सरकार के फैसलों में सीधा भाग ले सकती है। जो दूसरा सकारात्मक पहलू है वो है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं और उनकी भागीदारी और निर्णय लेने को भी क्षमता को भी ये बढ़ावा देती है। विकास कार्यों में तेजी, स्थानीय स्तर पर समस्याओं का त्वरित समाधान होता है। सुविधाओं का वितरण, अगर हम सुविधाओं के वितरण की बात करें तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी जैसी जितनी भी सेवाएं होती है उसको सीधा जनता तक पहुंचाने का भी ये कार्य करती है। अब हम बात करते हैं समस्या और चुनौतियां। समस्याएं और चुनौतियां कौन कौन सी है ये भी जान लेते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो सबसे बड़ी एक चुनौती है पंचायत व्यवस्था के सामने, क्योंकि इसके अंदर जितने भी राजनीतिक दबाव है उनके कारण क्या होता है कि जितनी भी हमारी पंचायतें होती हैं, जितनी भी पंचायत होती हैं वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाती, क्योंकि उसके अंदर राजनीतिक दबाव होता है। दूसरा कारण है या दूसरी समस्या है अपर्याप्त वित्तीय संसाधन। पंचायतों को पर्याप्त बजट और संसाधन नहीं मिल पाते, ये भी उनके सामने एक प्रमुख चुनौती है। जो हमारा तीसरा कारण है वो है कि कुशल नेतृत्व की कमी। अगर हम बात करें कुशल नेतृत्व की कमी की, तो कई बार पंचायतों के अंदर क्या होता है कि
जितने भी प्रतिनिधि होते हैं पंचायत के अंदर, वो पूर्ण रूप से योग्य नहीं होते हैं या कह सकते हैं शिक्षित नहीं होते हैं, जिससे कि क्या होता है, कार्यप्रणाली कमजोर होती है। पारदर्शिता की कमी, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी भी क्या है, ग्रामीण विकास को प्रभावित कर रही है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो अ, अगर निष्कर्ष की बात करें तो हम पंचायती राज प्रणाली में, भारत में जितने भी लोकतंत्र हैं, पंचायती राज प्रणाली में भारत में लोकतंत्र को क्या करता है, मजबूत करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हालांकि इसकी कार्यप्रणाली में कुछ कमियां हैं, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप, वित्तीय असमानता, लेकिन उचित प्रशिक्षण या हम कह सकते हैं संसाधन उपलब्ध कराना या पारदर्शिता बढ़ाना इन चुनौतियों को कम कर सकता है। यदि यह प्रणाली सही तरीके से कार्य करे तो यह ग्रामीण भारत में सशक्त लोकतंत्र और समृद्धि का प्रतीक भी बन सकती है। तो पंचायती राज व्यवस्था की हम अगर बात करें या प्रणाली की बात करें तो ये क्या कर रहा है, भारत के अंदर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम कर रहा है और ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा दे रहा है। और इसके अंदर जितनी भी कार्य प्रणाली की जितनी भी कमियां हैं, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप है, वित्तीय असमानता है, उचित प्रशिक्षण है, संसाधन उपलब्ध कराना है या पारदर्शिता है, ये भी क्या कर रहे हैं, ये सब मिलकर चुनौतियों को कम कर रहे हैं और एक सही तरीके से कार्य करने की राह दिखा रहे हैं। और यह ग्रामीण भारत जो है उसको एक सशक्त लोकतंत्र और समृद्धि का भी ये इसमें इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, समृद्ध बनाने का भी प्रोत्साहित या कार्य हम कह सकते हैं कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान के संचालन के ढांचे तथा शासन में राजकर्ताओं की भूमिका। संविधान में संचालन के किस प्रकार से ढांचे दिए हुए हैं और शासन व्यवस्था में जितने भी हमारे राज्यकर्ता हैं उनकी क्या भूमिका है, ये जान लेते हैं। संविधान किसी भी देश का महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है। यह राज्य की संरचना, शक्तियों का वितरण और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य को निर्धारित करता है। संविधान का संचालन यह सुनिश्चित करता है कि सरकार प्रणाली सुचारू रूप से चले और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करे। अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान क्या होता है, किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण कानूनी वो होता है, दस्तावेज होता है, और ये क्या करता है, राज्य की संरचना और उसकी शक्तियों का वितरण करता है और बताता है कि साथ में कि जो नागरिक है उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, उनके कौन कौन से अधिकार हैं। संविधान का संचालन भी क्या है, सुनिश्चित करता है कि जो हमारी शासन व्यवस्था है या जो हमारी शासन प्रणाली है वो सुचारू रूप से चले और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करे। अगर हम संविधान के ढांचे की बात करें, संविधान के संचालन ढांचे की बात करें, तो संविधान के संचालन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया है। इसके अंदर 3 स्तंभ होते हैं। वो कौन कौन से स्तंभ है ये भी हम जान लेते हैं, जो कि संविधान को संचालित रूप प्रदान करते हैं। हमारा जो पहला स्तंभ है वो है विधायिका। अगर हम बात करें विधायिका की, तो यह क्या है, विधायिका क्या होती है, यह एक कानून बनाने वाली संस्था है। संसद और राज्य विधानसभाएं इस कार्य को निभाती हैं। विधायिका यह तय करती है कि किस प्रकार के नियम और कानून लागू होंगे। तो विधायिका क्या है, एक कानून बनाने वाली संस्था है जिसके अंदर हमारी संसद और राज्य विधानसभा जो होती हैं वो कार्य करती हैं। और विधायिका ये भी तय करती है कि जो हमारे नियम कानून है उसको किस प्रकार से हम लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्तंभ है वो है कार्यपालिका। यह कानून को लागू करने वाली संस्था होती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। कार्यपालिका नीति बनाती है और प्रशासनिक कामकाज भी चलाती है। नेक्स्ट जो स्तंभ है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है, ये कानून की व्याख्या करती है और उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा ये भी सुनिश्चित करती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या है, न्यायपालिका के प्रमुख अंग है। न्यायपालिका ये देखती है कि संविधान और कानून का उल्लंघन ना हो किसी भी तरीके से। अगर हम इस ढांचे के माध्यम से समझे तो संविधान क्या है, एक संचालित रूप है। ठीक है, संविधान जो है वो संचालित है, संतुलित है और व्यवस्थित तरीके से होता है, चल रहा है या नहीं हो रहा है, चल रहा है, ये भी हमें ये ढांचा बताता है। अब हम बात करते हैं राज्यकर्ताओं की भूमिका की। राज्यकर्ताओं की भूमिका क्या है संविधान के अंदर, ये भी जान लेते हैं। अगर हम बात करें राज्यकर्ताओं की भूमिका की, तो संविधान के सफल संचालन में राज्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्यकर्ता कौन होते हैं, राज्यकर्ता वे लोग होते हैं जो संविधान के अनुसार शासन और प्रशासन को संचालित करते हैं। पहला हमारा जो राज्यकर्ता है वो कौन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये हमारे संवैधानिक प्रमुख होते हैं। विधायिका के निर्णयों को अनुमोदित करना और कार्यपालिका को मार्गदर्शन देना इनका काम होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये नीति निर्धारण और प्रशासनिक निर्णय लेने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। शासन के प्रत्येक स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन ही इन्हीं के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है संचालक अधिकारी और नौकरशाही। वे नीतियों
और कानूनों को जमीन पर लागू करते हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना इनका कर्तव्य होता है। अगर हम बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका संविधान की रक्षा करने के लिए बनाई गई है और न्याय सुनिश्चित करना इसका प्रमुख कार्य होता है। ये संवैधानिक विवादों का समाधान करती है और राज्य की शक्ति को भी संतुलित बनाने में मदद करती है या संतुलित बनाती है राज्य की शक्ति को भी। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि संविधान का जो संचालन है और उसके जो जितने भी राज्य करता है, उनकी भूमिका जो है वो क्या है, एक तरीके से देश की लोकतंत्र की रीढ़ का कार्य करती है। सही ढंग से कार्य करने पर शासन सुचारू, न्याय संगत और नागरिक हित से प्रभावित बनता है। इसलिए राज्यकर्ता को संविधान के प्रति निष्ठावान और उत्तरदायी रहना आवश्यक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, शासन द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के उपायों की व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र एक ऐसा शासन पद्धति है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं और सभी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है। लोकतंत्र तभी मजबूत हो पाता है जब सरकार और जनता दोनों के बीच में क्या होती है, बराबर की भागीदारी होती है, जिम्मेदारियां होती हैं और वो सही तरीके से इसे निभाएं। तभी जो है वो लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। शासन के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के कई ऐसे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कानून का पालन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर हम बात करें कानून का पालन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो किस तरीके से लोकतंत्र को या शासन को मजबूत बना रही है, तो इसकी बात करें तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि जितने भी हमारे नागरिक हैं या जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, वो क्या करे, कानून का पालन करे। शासन यह भी सुनिश्चित करे कि कोई भी कानून से ऊपर ना हो। इसके अलावा जो हमारी न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र बनाए रखना ताकि वह निष्पक्ष और तात्विक निर्णय ले सके। इससे जनता में न्याय और विश्वास की भावना पैदा होती है। यानी जो हमारा कानून का जो पालन है और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो हमें क्या बता रही है कि जितने भी हमारे नागरिक है या जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं वो सब क्या करें, कानून का पालन करें। और जनता को इससे क्या मिल रहा है कि जनता के अंदर एक भावना पैदा हो रही है, न्याय को लेके एक भावना पैदा हो रही है, एक विश्वास पैदा हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देना। नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देना मतलब कि सरकार को यह काम करना चाहिए कि सभी नागरिक और अधिकार और कर्तव्यों के बारे में उन्हें अच्छी तरीके से जानकारी हो। सरकार का सबसे पहला काम क्या है कि सभी नागरिकों को उनके अधिकारों की, उनके कर्तव्यों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो। इसके लिए स्कूलों में नागरिकों को शिक्षा दी जा सकती है। मीडिया द्वारा, सामाजिक मंचों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। जब लोग अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझेंगे, जागरूक बनेंगे, तभी वो लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी को निभा पाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन। स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन क्या होता है, इसमें इसकी भूमिका क्या है लोकतंत्र में? लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सरकार और प्रशासन जनता के प्रति क्या हो, पारदर्शी हो और ईमानदार हो। भ्रष्टाचार कम करने के लिए कड़े कानून बनाए जाए, निरंतर व्यवस्था लागू करनी चाहिए। सरकारी निर्णय और योजनाओं की जानकारी जनता तक सही समय पे पहुंचनी चाहिए। इससे क्या होगा, जनता का एक तरीके से भरोसा बनेगा सरकार के ऊपर, और जो कि लोकतंत्र को भी एक तरीके से मजबूत बनाने में सहायक होता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है जन भागीदारी को बढ़ावा देना। अगर हम जन भागीदारी को बढ़ावा देना की बात करें, तो जन भागीदारी क्या करती है लोकतंत्र में? जन भागीदारी जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। शासन को ये सुनिश्चित कराना चाहिए कि चुनाव जो हो वो निष्पक्ष हो, सभी नागरिकों को वोट देने का अवसर मिले। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर पंचायत और नगर निगम और अन्य जन सेवा समिति में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मीडिया और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा। लोकतंत्र तभी टिकाऊ हो सकता है जब लोग वहां पे स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करें या विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मीडिया, पत्रकार और नागरिक जितने भी नागरिक हैं वो मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के अपने विचारों को रख सकें। इससे समाज में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है और सरकार को भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। जनता की राय को सुनकर, समझकर वो अपनी शासन व्यवस्था में सुधार कर सकती है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि समाज में जो न्याय है और जो समानता है उसको हम किस तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं, और इसकी जो है लोकतंत्र में क्या भूमिका रही है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना जरूरी है। शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति या वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। सभी को
शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार के अवसर मिले, ये क्या है हमारा, ये मुख्य बिंदु भी क्या है, एक तरीके से सामाजिक न्याय को और समानता को सुनिश्चित कर रहा है और लोकतंत्र को मजबूत बना रहा है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो इस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए शासन को ईमानदार, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित होना जरूरी है। कानून का पालन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जन भागीदारी, सामाजिक न्याय और मीडिया की स्वतंत्रता जैसी व्यवस्थाओं से लोकतंत्र क्या बन सकता है, सशक्त बन सकता है और स्थायी बन सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पहलों को उजागर करना। भारत के अंदर जितनी भी हमारी जो आईसीटी जो है, आईसीटी का जो रोल है वो क्या है, और इसके अंदर जो इसकी जितनी भी पहले हैं उनको किस प्रकार से उजागर किया गया है, इसको जान लेते हैं। अगर हम बात करें आईसीटी की, तो आईसीटी के अंदर क्या है, आईसीटी के अंदर भारत के अंदर जितने भी विकास कार्य हैं, विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आईसीटी, ठीक है। आईसीटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत के विकास कार्य में। ये मुख्य रूप से हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कृषि और उद्योग सहित सभी जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उसमें तेजी से सुधार ला रहा है। भारत सरकार ने आईसीटी के क्षेत्र में कई पहले शुरू करी हैं ताकि डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो सके। आईसीटी क्या कर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, प्रशासन हो, कृषि हो, उद्योग हो, इन सब में क्या कर रहा है, तेजी से सुधार ला रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारा डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो एक तरीके से साकार हो रहा है। अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया अभियान की, तो इसकी पहल कब शुरू की गई? 2015 में भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। इसके तहत सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके, जैसे कि पासपोर्ट आवेदन, बैंकिंग, कर भुगतान और भूमि रिकॉर्ड। इससे लोगों को घर बैठे ही सारी सेवाएं मिलने का लाभ वो उठा सकते हैं, घर बैठे ही सबको ये लाभ मिल रहा है। अगर हम बात करें डिजिटल अभियान की, तो ये 2015 में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था कि डिजिटल रूप से सभी को सशक्त बनाना, भारत को सशक्त बनाना, अलग अलग क्षेत्रों में, है ना। और साथ ही साथ जितनी भी हमारी आवेदन की जो प्रक्रियाएं होती है उनको एक ऑनलाइन रूप में या ऑनलाइन उपलब्धता उनकी कराना, चाहे वो हमारा पासपोर्ट आवेदन हो, बैंकिंग का क्षेत्र हो या कर भुगतान हो, इन सभी को, इन जितने भी रिकॉर्ड है हमारे, उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराना। इससे क्या होगा, घर बैठे ही लोग इन सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। मुख्य उद्देश्य डिजिटल इंडिया अभियान का यही था। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजनाएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजनाएं की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का जो लक्ष्य है वो सरकार की सेवाओं को नागरिकों तक आसानी से पहुंचाना है। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभिन्न सरकारी विभागों की जानकारी और सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है, प्रशासन अधिक पारदर्शी बनता है। अब हम बात करते हैं ई शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग की। आईसीटी ने ई शिक्षा के क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, एक तरीके से क्रांति ला दी है। भारत में साक्षर मिशन अभियान और दीक्षा जैसी जितनी भी हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं स्टडी के, वो क्या कर दिए हैं, इन्होंने शुरू कर दिए हैं। इसके माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के बीच में एक उच्च गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है वो छात्र और शिक्षक कहीं से भी उन्हें मिल सकती है, वो कहीं से भी ले सकते हैं। विशेष रूप से इसका प्रभाव हम देखें तो ग्रामीण रूप में जितने भी ग्रामीण स्तर के जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, या दूर दराज के जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पे शिक्षा को एक वहाँ तक पहुँचाने में शिक्षा को एक क्या मिला है, एक मार्ग मिला है, और जिससे कि आसानी से जो हमारी जो शिक्षा है उसमें वो सभी जितने भी ग्रामीण स्तर हैं उनको प्राप्त कराई जा सके। अगर हम बात करें कृषि कल्याण, या हम कह सकते हैं कृषि या फिर कल्याण, किसान कल्याण जो है, उसमें आईसीटी की भूमिका क्या रही है? कृषि और किसान कल्याण में आईसीटी की भूमिका जो है वो क्या है कि कृषि क्षेत्र में आईसीटी का उपयोग किसानों को मौसम की जानकारी, नई तकनीकी, बीज, खाद के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ई नेम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो एक प्लेटफॉर्म है, इस पे क्या होता है कि किसानों को फसल बेचने में मदद करता है ये प्लेटफॉर्म, और इससे उन्हें सही मूल्य और सही बाजार तक पहुंचने में भी सहायता मिलती है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन की। आईसीटी ने स्वास्थ्य सेवाओं में भी बदलाव लाया है। टेलीमेडिसिन और ई हेल्थ सेवा जितनी भी है, इनको क्या करा है, इन सेवाओं को मरीजों को ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श लेने लेने के लिए भी, या हम कह सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी इससे सहयोग मिला है। इससे ग्रामीण इलाके में जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो क्या है,
पूर्ण रूप से एक तरीके से कह सकते हैं हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन का आईसीटी के द्वारा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है स्मार्ट सिटी सिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट सिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगर हम स्मार्ट सिटी और इंटरनेट की बात करें तो आईसीटी का इसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितने भी हमारे शहर हैं या कह सकते हैं जितने भी ग्रामीण स्तर है, अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी की तो सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन शुरू करा। इसमें हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र है वहाँ पे डिजिटल तकनीकों का प्रयोग करके ट्रैफिक को, जल प्रबंधन को, बिजली को और सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो संक्षेप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने भारत में समाज और अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि प्रशासन और उद्योग में आईसीटी की पहल से लोगों का जो जीवन है वो आसान हुआ है और भारतीय डिजिटल रूप से या हम कह सकते हैं भारत डिजिटल रूप से सशक्त बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। तो निष्कर्ष हमें यही बताता है कि जो हमारी आईसीटी है उसका जो योगदान रहा है वो भारत में, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे कृषि की हो, चाहे प्रशासन हो, इन सब में आईसीटी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे कि लोगों का जीवन और भी ज्यादा आसान हो चुका है। और जो भारतीय डिजिटल का जो सपना है, तकनीकी का जो सपना है वो भी तेजी से साकार हो रहा है।